In the last lectures, we went over the concept of gradient. हमने देखा कि gradient एक्चुअली है क्या, और फिर हमने ये देखा कि gradient जो है वो उसका फिज़िकल वर्ल्ड के अंदर उसका मतलब क्या है, उससे क्या चीज़ है जिसको हम स्पेसिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग ग्रेडियंट एज ए क्वांटिटी, और उसकी एप्लीकेशन क्या हो सकती है। सॉरी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जो है वो ग्रेडियंट वाले टॉपिक के अंदर जो हमने देखी। अब हम आ जाते हैं एक सेकंड टाइप ऑफ क्वांटिटी की तरफ जो हम एनालिसिस के अंदर यूज़ करेंगे, जिसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंस। अब अगर आपको याद हो तो एज अपोज टू ग्रेडियंट, ग्रेडियंट जो था वो हम कहते थे कि वो अप्लाई होता था ऑन ए वेक्टर, अपना ऑन ए स्केलर क्वांटिटी, एंड इटसेल्फ नेबुला इटसेल्फ वाज ए वेक्टर क्वांटिटी, और जो रिजल्टेंट निकलता था हमारा वो एज ए रिज़ल्ट ऑफ अ सिंपल प्रोडक्ट वो एक वेक्टर क्वांटिटी निकलती थी। वो एक ऐसा वेक्टर हुआ करता था जो इंडिकेट करता था टुवर्ड्स द मैक्सिमम स्लोप ऑफ दैट स्केलर क्वांटिटी, जो हमने एग्जांपल के तौर पे हमने टेम्परेचर लिया था। अब डाइवर्जेंस जो है उसकी फ़िज़िकल वर्ल्ड के अंदर मीनिंग, उसका जो मीनिंग है वो फ़िज़िकल वर्ल्ड के अंदर वो क्या है। तो अगर आप डाइवर्जेंस लफ्ज़ को देखो तो डाइवर्जेंस जो लफ्ज़ है उसका मतलब है डाइवर्ज करना, फैलना, एक जगह से दूसरी जगह की तरफ निकलना। ज़्यादातर इसे हम स्प्रेडिंग आउट के तौर पे हम इसको डिनोट जो है वो कर सकते हैं, हम इसको अपने आप अपने जहन में इमेजिन जो है वो कर सकते हैं। तो जो इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो भी इसी चीज़ से मिलता जुलता है कि अगर हम बोलते हैं कि किसी वेक्टर फील्ड की डाइवर्जेंस है, तो इसका मतलब ये है कि हम ये बात कर रहे हैं कि वो वेक्टर फील्ड फैल रही है। ये सिर्फ हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं कि एक आइडिया जो है वो हमें आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या करते हैं कि हम एक फील्ड ले लेते हैं, हम कहते हैं क्योंकि हमने कहा कि ये लगता है एक वेक्टर फील्ड के ऊपर है। ऑब्वियसली जब डाइवर्जेंस की बात होगी तो उसमें ऑटोमेटिकली हमारी इमेजिनेशन में आ जाता है कि कोई ना कोई डायरेक्शन जो है वो उस चीज़ की होगी जिसके डाइवर्ज होने की बात हम कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि हम एक फील्ड सी ड्रॉ करते हैं जो हम कहते हैं कि इस तरह से जा रही है, ठीक है। और बेसिकली ये जो फील्ड है ये यूनिफॉर्म फील्ड है। ये मेरे से ड्राइंग में थोड़ा सा हो सकता है कि मैग्नीट्यूड वेक्टर्स का आपको फील हो रहा हो कि डिफरेंट है। एक्चुअली हम एक यूनिफॉर्म फील्ड ड्रॉ कर रहे हैं जिसकी डायरेक्शन सेम है, जो एक ही मैग्नीट्यूड के साथ एक ही तरफ को मूव कर रही है। ठीक हो गया। तो अब जो डाइवर्जेंस है उसका मतलब क्या है कि हम एक पॉइंट की बात करते हैं, हम एक छोटे एरिए की बात करते हैं। एक्चुअली तो डाइवर्जेंस एक पॉइंट रिलेटेड फिनोमेना है, लेकिन उसको समझने के लिए हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमने जूम इन कर लिया उस पॉइंट पे इतना ज़्यादा कि हम एक उस पॉइंट को एक छोटे एरिया के तौर पे हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो वो ये कहता है कि अगर हम देखें कि ये हमारा वो छोटा एरिया है, ठीक है। तो अगर मैं डाइवर्जेंस की बात करता हूँ तो मैं ये देखूँगा कि जो इसके अंदर एंटर हो रही थी फील्ड, उसका मैग्नीट्यूड क्या था, उसकी डायरेक्शन क्या थी, और इसी तरह से जो चीज़ लीव कर रही है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है। अगर आप यहाँ पे देखो तो जो लाइन्स ऑफ फोर्सेस इसके अंदर एंटर हो रही हैं वो सेम मैग्नीट्यूड के साथ हैं, सेम डायरेक्शन में हैं, और वो जितनी एंटर हो रही है उतनी ही लीव कर रही है। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरी जो फ़ील्ड है ना वो इस जगह के ऊपर डाइवर्ज जो है वो बिल्कुल नहीं कर रही। मैं कह सकता हूँ कि मेरी डाइवर्जेंस जो है वो इस ख़ास जगह के ऊपर जो है मैं उसको ज़ीरो कंसिडर करूँगा। क्यों? क्योंकि जितना मैग्नीट्यूड उसके अंदर आ रहा था उतना ही मैग्नीट्यूड जो है वो वहाँ से लीव भी कर रहा है। अब ये बात हमने की है ज़ूम इन करके इसको पॉइंट को एक बड़े दायरे के तौर पे देख के, और स्पेस को एक बड़े दायरे के तौर पे देख के, बट एक्चुअली जो डाइवर्जेंस है बेसिकली वो हमारे पास एक पॉइंट फिनोमिना है। हम एक पॉइंट पे देखते हैं कि क्या द फील्ड दैट इज़ एंटरिंग दैट पॉइंट एंड द फील्ड दैट इज़ लीविंग दैट पॉइंट आर बोथ ऑफ देम इक्वल। अगर वो इक्वल हैं तो मैं कहता हूँ डाइवर्जेंस ज़ीरो है। अगर जो लीव कर रही है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द वन विच इज़ एंटरिंग दैट पॉइंट, तो इसका मतलब है कि डाइवर्जेंस नेगेटिव है। और अगर जो एंटर हो रही है वो उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है लेकिन जो लीव कर रही है उसका मैग्नीट्यूड कम है, तो मैं कह दूँगा कि मेरी डाइवर्जेंस जो है वो पॉजिटिव है। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। पॉजिटिव का मतलब ये है कि जो एंटर हो रही थी और जो लीव कर रही है उसमें डिफरेंस है। नेगेटिव का भी यही मतलब है और ज़ीरो का मतलब है कि वो सेम है। तो इसका जो रिज़ल्ट है अभी जो हमारा अभी तक की अंडरस्टैंडिंग इससे डेवलप हुई है, तो ये समझ हमें आती है कि इसका जो रिज़ल्ट है उसका सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होगा, वो या ज़ीरो होगा या प्लस होगा या माइनस होगा। उसकी डायरेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें यही पता होना चाहिए कि क्या जितनी एंटर हुई थी और जो लीव कर रही है वो दोनों बराबर हैं, या एंटर ज़्यादा हो रही थी लीव कम कर रही है तो वो पॉजिटिव है, और अगर एंटर कम हो रही है तो लीव ज़्यादा कर रही है तो हम कह देंगे कि डाइवर्जेंस जो है वो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव है।
इसके तौर पे इसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल और देख लेते हैं, ऐसी एग्ज़ाम्पल जिसके अंदर हमारे पास अब जो फ़ील्ड है वो हमारे पास यूनिफ़ॉर्म नहीं है। मतलब मैं कहता हूँ कि इस जगह पे जो मेरी फ़ील्ड है उसका मैग्नीट्यूड कम है और फिर वो फ़ील्ड का मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। आगे की तरफ जैसे एक्स एक्सिस की तरफ वो बढ़ी, मैंने कह दिया कि इंक्रीज़ हो गया, और जैसे थोड़ा और ज़्यादा आगे बढ़ी तो मैंने कह दिया कि और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, ठीक हो गया। तो इस केस के अंदर अगर हम देखना चाहें कि हमारा जो डाइवर्जेंस है एट एनी पॉइंट या एट दिस पॉइंट, वो हमारी डाइवर्जेंस क्या है, तो हमें नज़र आ रहा है कि जो एंट्रेंस है उसके अंदर जो मैग्नीट्यूड है हमारा, जो ये एंटर हो रही है यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है हमारा, दिस इज़ स्मॉल, और जो लीव कर रही है यहाँ पे इधर से, और ये इसका जो मैग्नीट्यूड है दिस इज़ लार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी डाइवर्जेंस जो है वो यहाँ पे है, यहाँ पे नॉन ज़ीरो है, जो डाइवर्जेंस है वो बेसिकली नेगेटिव है। सिमिलरली अगर एंटर होते हुए ज़्यादा हो और निकलती हुई कम हो तो मैं कह दूंगा कि मेरी डाइवर्जेंस जो है वो पॉजिटिव है। तो नेगेटिव डाइवर्जेंस का मतलब क्या है, कन्वर्जेंस के भी एक जगह पे कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। और पॉजिटिव डाइवर्जेंस का मतलब है कि हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो चीज़ है ये बेसिकली हमारे पास डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है, जैसे दूर जा रही है, और दूर जाते हुए उसकी हमें पता है कि जितना दूर जाएगी, जैसे हम वेव्स पानी में पत्थर फेंकते हैं और वेव्स हमारी दूर जाती हैं, तो जैसे जैसे वो दूर जाती हैं वैसे वैसे उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाती है। हम अगर एट एनी पॉइंट देखेंगे जो एंटर हो रही है और जो लीव कर रही है, उसके ऊपर अगर हम देखें तो जो एंटर कर रही होगी उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और जो लीव कर रही होगी उसकी इंटेंसिटी कम होगी, जैसे जैसे वो स्प्रेड आउट कर रही है। हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव है, हमारी डाइवर्जेंस एंट्रेंस में ज़्यादा है और लीविंग में उसकी इंटेंसिटी कम है, मैग्नीट्यूड कम है। तो जो हमारा इस केस में जो वाटर वेव्स हैं हमारी, वो हमारी डाइवर्ज कर रही हैं। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि जो एंटर हो रही थी वो वीक थी, अगर मैं उल्टी साइड से मेजर करूँ कि जो एंटर हो रही थी वो वीक थी और जो लीव कर रही है वो स्ट्रॉन्ग हो गई है, तो इसका मतलब है कि अब एक जगह पे कन्वर्ज कर रही है, डाइवर्ज नहीं कर रही, या हम ये कह सकते हैं कि डाइवर्जेंस हमारी जो है वो इस केस के अंदर नेगेटिव है, ठीक हो गया। तो ये हमारा सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था एक्चुअली कि डाइवर्जेंस जो डाइवर्जेंस जो है वो इन अ रियल वर्ल्ड, इन अ फिजिकल वर्ल्ड है क्या। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि ये डिफरेंस है एंटरिंग और लीविंग वेक्टर फील्ड का। अगर एंट्रेंस में उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और लीविंग में कम है और दोनों में सेम है, तो तीन डिफरेंट सिनेरियोज हमारे बनते हैं। एक नो डाइवर्जेंस जो हमने ज़ीरो वाली बात की, एक नेगेटिव वाला जिसमें हमने कहा कि नहीं कन्वर्ज हो रही है, और एक पॉजिटिव वाला जिसमें हमने बोला कि हाँ जी डाइवर्जेंस जो है वो यहाँ पे है। अब इसकी एग्जांपल के लिए, इसको समझने के लिए और डाइवर्जेंस की एक एक्सप्रेशन ड्राइव करने के लिए हम जो एग्जांपल लेंगे वो हम लेंगे एक पॉजिटिव चार्ज की। हमें पता है कि जब एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ होता है, तो हमने बात की हुई है, हमने हमेशा से पढ़ा हुआ है कि वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एमिट कर रहा होता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब है कि जो लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से निकल रही होंगी, दे विल बी डायरेक्टेड आउटवर्ड्स, और जो नेगेटिव होता है उसके लिए ये डायरेक्टेड इनवर्ड्स होती है, ठीक है। अब मैं अगर कहता हूँ कि मेरे पास एक चार्ज पड़ा हुआ है और उसके उस चार्ज की वजह से उसके इर्द गिर्द जो है वो ज़ाहिरी बात है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, और उसमें हम कहते हैं कि जो हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द चार्ज इटसेल्फ, कि चार्ज कितना स्ट्रॉन्ग है, जितना भी स्ट्रॉन्ग होगा उसकी स्ट्रेंथ जो है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। और दूसरा हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस जहाँ पे हम खड़े होकर उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैयर कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब अगर हम ये कहते हैं कि ऐसे ही एक चार्ज पड़ा है, वो अपनी थ्री डायमेंशन में हर तरफ जो है वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है उनको इमिट कर रहा होगा, तो हम ये एक इमेजिन कर लेते हैं कि हमारे यहाँ वो जो चार्ज है वो इट इज़ इनक्लोज्ड इन अ स्फेयर, एक स्फेयर है, उस स्फेयर के अंदर हमने उस चार्ज को रखा हुआ। तो ऑब्वियसली वो जो स्फेयर होगा वो थ्री डायमेंशन के अंदर होगा, मैं थ्री डायमेंशन में मैं बना नहीं सकता, तो मैं इस तरह से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको डिपिक्शन दे सकूँ कि थ्री डायमेंशन में एक स्फेयर है जिसके अंदर जो है वो हमारा चार्ज पड़ा हुआ, तो उसकी स्फेयर की जो सरफेस होगी, उस सरफेस से जो बाहर की तरफ नॉर्मल निकल रहा होगा वो हमें पता है कि हम उसको कहते हैं कि वो उसकी सरफेस एरिया वेक्टर है। हम ये दिस एन हैट इज़ बेसिकली द नॉर्मल वेक्टर विच इज़ कमिंग आउट ऑफ द सरफेस ऑफ दैट स्फेयर जो हमने अभी इमेजिन की कि इसके बाहर होगा, ठीक हो गया। तो अगर हम ये देखना चाहें कि फ्लक्स डेंसिटी जो है हमारी जो बाहर आ रही है उस स्फेयर में से वो क्या होगी, तो फ्लक्स डेंसिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो हमें पता है कि फ्लक्स डेंसिटी ऑफ ई
जो है उसको हम मेंशन कर सकते हैं किस चीज़ से। हम कह रहे हैं कि वो ई जो इस सरफेस से बाहर आ रही है। अब हम किसी भी जगह पे देखेंगे तो जो सरफेस का एरिया वेक्टर होगा दैट विल बी नॉर्मल टू द सरफेस। हम ये बात पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम देखना ये चाह रहे हैं कि ई का कौन सा पार्ट जो है वो इसकी डायरेक्शन में है, वही बाहर आ रहा होगा जो इसकी डायरेक्शन में होगा। तो इसकी डायरेक्शन में कौन सा पार्ट है उसको देखने के लिए हमें पता है हम क्या करते हैं, जो भी ई हमारे पास है हम उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं एन के साथ। या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि हम अगर सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो हम ई जो है उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं विद द सरफेस एरिया वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस एरिया वेक्टर, जो इटसेल्फ बेसिकली हमारे पास क्या होता है, यूनिट वेक्टर ही होता है। तो अगर हम इसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ई डॉट एन डी एस ओवर डी एस हो जाएगा। नीचे भी मैग्नीट्यूड था, जब हमने एन अलहदा कर दिया तो ये भी मैग्नीट्यूड बन गया। तो ये दोनों यहाँ से क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हम ये बात कर रहे हैं कि हम वो ई देखना चाह रहे हैं जो सरफेस एरिया की डायरेक्शन में, जो नॉर्मल टू द सरफेस हमें नज़र आ रही है। तो ये जब हमें पता लग जाएगा तो हम कहेंगे कि जी ये फ्लक्स डेंसिटी है। फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ ई क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर। ये बेसिकली हमारे पास फ्लक्स डेंसिटी होती है, ठीक है। तो जो एन है वो हमारा नॉर्मल आउटवर्ड है सरफेस एरिया का, या उसकी डायरेक्शन है वो है। तो अगर मैं टोटल फ्लक्स फाइंड करना चाहूँ, ये तो हो गया किसी एक जगह पे, अगर किसी एक पार्ट पे, जैसे इस पार्ट के ऊपर मैं देख रहा था कि मेरी फ्लक्स डेंसिटी क्या है उस जगह पे, तो उसने हमें ये बात कर दी कि अगर ये एरिया जो है ये डी एस है तो जो नंबर ऑफ़ लाइंस इस एरिया को क्रॉस कर रही होंगी वो हम इधर से निकाल लेंगे। लेकिन अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि टोटल फ्लक्स जो है जो इस सारी की सारी सरफेस को क्रॉस कर रहा है वो क्या होगा, तो मुझे इंटीग्रेशन लेनी पड़ेगी पूरे स्फेयर के सरफेस एरिया की, ठीक है, क्लोज सरफेस का एरिया और क्या ई डॉट डी एस। बेसिकली मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि डी एस की डायरेक्शन में ई क्या है और वो पूरी सरफेस के लिए क्या है। तो ये मुझे टोटल फ्लक्स बता देगा कि मेरा टोटल फ्लक्स जो है जो इस स्फेयर को क्रॉस करके बाहर निकल रहा है, क्योंकि ये क्लोज सरफेस है और चार्ज जो है वो उसके अंदर पड़ा हुआ है। तो ऑब्वियसली जितना भी लाइंस ऑफ फोर्स बाहर आ रही हैं उन सब ने उस सरफेस को क्रॉस करना है। तो अगर मैं टोटल फ्लक्स देखना चाह रहा हूँ तो मैं टोटल सरफेस ई का वो पार्ट जो सारे सरफेस एरियाज के की डायरेक्शन में है, कि पैरेलल है, उसका मैं इंटीग्रेशन लूँगा फॉर द होल सरफेस, फॉर द होल क्लोज्ड सरफेस। इसलिए यहाँ पे आपको ये दायरा नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि दिस इज़ क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल। यहाँ पे वो बात आ जाती है, वो क्वेश्चन जो आप में से किसी बच्चे ने राइज़ किया था कि अगर हम क्लोज्ड सरफेस एरिया लेंगे तो उसका मतलब क्या होगा। अब हम उसको यहाँ पे देख लेंगे कि जब हम क्लोज लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हम सारे फेसेस, अगर हम एक पैरेललोपाइड ये या एक क्यूब के साथ डील कर रहे हैं तो हम सारी सरफेसेस का जो एरिया है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट ई का लेंगे और उन सबको ऐडअप करेंगे तो फिर हमें एक टोटल फ्लक्स मिलेगा। तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं अगर हम स्फेयर की बजाय एक क्यूब या एक पैरेललोपाइड जो है उसको हम लें। तो हम क्या करते हैं, हम वो इस तरह की एक पैरेललोपाइड जो है उसको हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। एक सेकेंड इसको हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हमारे पास पैरेललोपाइड है, एक रेक्टेंगल है कह लें 3 डायमेंशंस के अंदर, ठीक हो गया। अब इसके अंदर वो कहता है कि हमने फ़र्ज़ कर लिया कि हमारे जो एक्सेस हैं वो हमारे कुछ इस तरह से हैं कि ऊपर हमारे पास वाई एक्सिस है, इधर एक्स एक्सिस है और इधर हमारे पास जी एक्सिस है, ठीक हो गया। तो अब अगर हम देखें, हम कहते हैं कि हमारे पास ई जो है वो यहाँ से आ रहा है और वो इस तरह से क्रॉस कर रहा है, इधर से आ रहा है और इस तरह से क्रॉस कर रहा है, इधर से आ रहा है और इस तरह से क्रॉस कर रहा है। मतलब इस तरह से ई जो है वो इस पैरेललोपाइड के अंदर से जो है वो क्रॉस करता हुआ बाहर की तरफ जा रहा है। ये जो है इसको हम कह देते हैं ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इसमें से हमारे पास गुजर रही है। अब अगर ये पॉइंट हमारे पास एक्स वाई और जी है तो हम कह लेंगे कि ये हमारा ये वाला जो पॉइंट है ये क्योंकि जी की डायरेक्शन में बढ़ा है तो हम इसको कह सकते हैं कि
जो बड़ा है वो साइड हम ले लेते हैं कि वो डेल्टा जी है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक्स वाई और जी प्लस डेल्टा जी है। सिमिलरली अगर हम देखें कि ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास, ये एक्स की डायरेक्शन में बढ़ा है, तो हम कह लें एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई और जी है। और ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास, ये वाई की डायरेक्शन में बढ़ा है, तो इसको हम कह लेते हैं वाई प्लस डेल्टा वाई और जी है। ठीक है, तो अब अगर हम देखना चाहते हैं कि टोटल फ्लक्स जो है, ये जो ई इसमें से क्रॉस कर रहा था इस सारे के सारे में से, और मैं ये फाइंड करना चाहता हूँ कि मेरे पास टोटल फ्लक्स क्या है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं कैलकुलेट ये करना चाहता हूँ कि मेरा पूरी क्लोज सरफेस के लिए मेरा जो ई डॉट डी एस है इसके केस में, वो मेरे पास क्या है। ठीक है, ये मेरा गोल है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरा टोटल फ्लक्स जो इसको क्रॉस कर रहा है, वो मेरे पास इसकी वैल्यू जो है मेरे पास क्या होगी। तो इसके लिए, क्योंकि ये क्लोज सरफेस इंटीग्रल है, तो इसका मतलब हमें यहाँ इसके 6 फेसेस नज़र आएंगे। ठीक है, एक फेस ये हो गया, 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 एक फेस इधर ऊपर हो गया, और एक फेस इसी तरह से नीचे हो गया। इसको अगर मैं कहता हूँ ये मेरा फेस 1 है, इसको मैं कहता हूँ फेस 2 है, और ऊपर वाले को कहता हूँ फेस 4 है, और इसको कहता हूँ कि ये फेस मेरे पास 3 है, और ये जो बाहर की तरफ है इसको मैं बोलता हूँ कि ये मेरा फेस जो है वो 6 है, और पीछे वाला जो है वो फेस 5 है। तो ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, इस तरह हमारे पास 6 फेसेस हो गए। मुझे हर एक के लिए अलहदा अलहदा जो है वो मुझे वैल्यू जो है वो ई की जो है वो निकालनी पड़ेगी। ठीक हो गया। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हम फ्लक्स निकाल रहे हैं फॉर फेस F1। उसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो ई है वो क्या है। ई हमारे पास एक फील्ड है जिसके लिए हम एक जेनेरिक वेक्टर ले लेते हैं इस तरह से। ठीक है, एक्स वाई हैट ई वाई और जी हैट ई जी, ये हमारे पास एक ई की वैल्यू है। और अगर मैं इस एरिया वेक्टर को देखूं तो ये नॉर्मल है 1 का। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अगर आप देखो तो ये इस साइड पे अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो माइनस एक्स हैट इसकी डायरेक्शन है। इधर अगर आप देखो तो ये N2 है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो सबसे पहले हम फेस 1 का जो है वो लेने की कोशिश करते हैं कि फेस 1 का जो हमारा फ्लक्स है, फ्लक्स फॉर फेस 1, वो हमारे पास क्या होगा। ठीक है, उसके लिए हम क्या देखेंगे कि ई डॉट डी एस जो है वो फॉर फेस 1 जो है वो क्या है। ठीक हो गया। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ई की वैल्यू क्या है। ई की वैल्यू उसने पुट कर दी एक्स हैट ई एक्स प्लस वाई हैट ई वाई प्लस जी हैट ई जी, ये उसने वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट अब लेना है सरफेस एरिया वेक्टर के साथ। सरफेस एरिया वेक्टर में अगर आप देखो तो आपको नज़र आ रहा है कि इसका सरफेस एरिया वेक्टर N1 उसकी डायरेक्शन हो गई, और डी एस इटसेल्फ क्या है, तो यहाँ पे दो साइड्स हैं। एक डेल्टा जी नज़र आएगी जब आप इधर से देखोगे एरिया को, जैसे हमने पहले कहा, एक डेल्टा जी नज़र आएगी और एक डेल्टा वाई नज़र आएगी। तो डेल्टा डी जी और डी वाई, ये दो हमारे पास साइड्स हैं। ठीक हो गया। इसका हमने जो है वो इंटीग्रल लेना है फॉर फेस 1। अब अगर आप देखो तो n जो था वो हमने कहा था वो बेसिकली क्या है, माइनस एक्स है। तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, एक्स डॉट एक्स 1 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का साइन साथ आएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये माइनस ई एक्स ये 1 के लिए है। और अगर हम डी जी और डी वाई का इंटीग्रल लें तो हमने कहा था टोटल लेंथ जो ये है वो डेल्टा डेल्टा जी है, और ये जो टोटल लेंथ है वो हमारे पास डेल्टा वाई है। तो हम इंटीग्रल लेने के बाद इंटीग्रल ऑफ डी वाई और इंटीग्रल ऑफ डी जी, इसको हम मेंशन कर लेते हैं एक कंप्लीट लेंथ के तौर पे। और कंप्लीट लेंथ इस केस में हमारे पास क्या है, डेल्टा वाई और डेल्टा जी। हमने क्या किया, इंटीग्रल डेरिवेटिव से कैंसिल हो गया, और जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है वाई की और जी की वो हमने यहाँ पे लिख दी। तो F1 के लिए जो हमारा फ्लक्स निकला वो हमारा ये निकला है। इसी तरह से वो कहता है अब हम मूव करते हैं F2 की तरफ। अब F2 के लिए हमने क्या चेंजिंग करनी है कि जो इंटीग्रल है वो हमारा वो सॉरी फेस 2 के लिहाज से, और वंस अगेन एक्स हैट ई एक्स प्लस वाई हैट ई वाई प्लस जी हैट ई जी। ठीक है, डॉट होगा ये किस चीज़ के साथ, डी एस के साथ। जो डी एस है इस केस में वो एन टू जो है वो हमारे पास कहा था, हमने कहा था कि एक्स की डायरेक्शन में ही है। और जो साइड्स हमें नज़र आ रही हैं वंस अगेन दे आर
डी वाई और डी जी। सही हो गया। तो अब अगर हम इसको देखें तो हमारे पास x डॉट एक्स, ये जो हमारे पास ई एक्स है ये अब हमारे पास क्या है, ये टू का ई एक्स है, और साथ इसके लग रहा है डेल वाई और डेल जी, और अब माइनस का साइन इसके साथ यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा। अब यहाँ पे था ई एक्स वन और यहाँ पे था ई एक्स टू, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ई एक्स टू बेसिकली है क्या। ई एक्स टू अगर आप देखो तो वो ई एक्स ई का एक्स की डायरेक्शन में वो पार्ट है जो इधर से निकल रहा है इस वाले फेस से, ठीक है। एंटर इधर से हुआ था और निकल इधर से रहा है। अब इसके अंदर क्या हो सकता है, जो एक मेन चीज़ है, एक तो वही होगा जो इस फेस से एंटर हुआ था इस पैरेलल पाइप के अंदर, उसको हम कह लेंगे कि वो ई एक्स वन है। फिर हमारे पास जो टोटल ई था उसका चेंज इन ई एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और एक्स की तरफ उसने सफ़र कितना तय किया, वो किया डेल्टा एक्स, प्लस इसी तरह से पार्शल बाय पार्शल एक्स का स्क्वायर ई एक्स पार्शल का स्क्वायर पार्शल एक्स का स्क्वायर, प्लस आगे ये डिग्रीज बढ़ती जाएंगी। अब इसमें वो बात करता है कि ये जो पार्शल है ना, ये हमने पहले ही बात की थी कि जो डाइवर्जेंस है वो पॉइंट फिनोमिना है। इसका मतलब ये होगा कि ये जितनी भी लाइंस है ना, ये बहुत छोटी हैं, मतलब ये जो पार्शियल ये जो हम डेल्टा एक्स की बात कर रहे हैं, दिस इज़ वेरी स्मॉल। और जब बहुत स्मॉल चीज़ का आप स्क्वायर लेते हो तो वो और स्मॉल हो जाता है, ठीक है। तो वो कहता है कि ये जो स्क्वायर वाली क्वांटिटीज़ हैं ये इतनी स्मॉल हो जाएंगी कि इनको हम इग्नोर कर देंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो टू में से गुजरने वाला ई एक्स है वो वन में से गुजरने वाले ई एक्स के प्लस ई एक्स जो एक्स के लिहाज से चेंज हुआ और कितना एक्स का जो डिस्टेंस था उसने कवर किया, वो प्लस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ ई एक्स और आगे। तो ये चीज़ आगे की तरफ हमने इस तरह सीरीज़ के फॉर्म में चलती है, और इसको हमने कहा हमने इग्नोर कर दिया है। तो ई एक्स टू इज़ बेसिकली इक्वल्स टू ई एक्स वन प्लस पार्शियल ई एक्स ओवर पार्शियल एक्स इंटू एक्स। अब हमने क्या किया, इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया। तो हम बोल सकते हैं कि F2 जो है हमारे पास, वो हमारे पास आ जाएगा ई एक्स वन प्लस पार्शियल ई एक्स ओवर पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल ये डेल्टा एक्स, और ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा डेल्टा वाई और डेल्टा जी के साथ, ठीक है। अब अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा ई एक्स वन इंटू पार्शियल वाई पार्शियल जी प्लस पार्शियल ऑफ ई एक्स डिवाइडेड बाय पार्शियल ऑफ एक्स, और ये बन जाएगा पार्शियल एक्स पार्शियल वाई पार्शियल जी। ये अब आ गया फेज़ टू का। अब अगर हम फेज़ वन और फेज़ टू इन दोनों को ऐड अप कर दें तो एफ़ वन प्लस एफ़ टू कर दें, और हम कहें कि ये हमारे पास इसका जवाब क्या आएगा, तो ये वाला हिस्सा कैंसिल हो जाएगा इस वाले हिस्से से, पीछे बच जाएगा ये वाला पार्ट, यानी कि पार्शियल ऑफ ई एक्स डिवाइडेड बाय पार्शियल ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जी। ये आ गया हमारा एफ़ वन प्लस एफ़ टू। इसी तरह से वो कहता है कि अगर हम एफ़ थ्री और एफ़ फोर का देखें, एफ़ थ्री नीचे वाला था और एफ़ फोर मतलब हम वाई एक्सिस के क्रॉस देखें, तो हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास बन जाएगा एफ़ वन प्लस एफ़ टू, हमने कहा वो हमारे पास बना है पार्शियल ई एक्स डिवाइडेड बाई पार्शियल एक्स इंटू डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जी। इसी तरह वो कहता है अगर हम एफ़ थ्री प्लस एफ़ फोर करें, ये फोर है, तो वो हमारे पास आ जाएगा पार्शियल ई वाई डिवाइडेड बाई पार्शियल वाई वंस अगेन डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जी। और इसी तरह से वो कहता है एफ़ फाइव प्लस एफ़ सिक्स अगर हम करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा तो ये हमारे पास आगे तीनों उसके लिए। और अगर हम टोटल फ्लक्स देखना चाह रहे थे तो वो इन सब का सम हो जाएगा। तो जो टोटल फ्लक्स है जो बराबर था क्लोज्ड सरफेस ऑफ ई डॉट डी एस के, उसको हम लिख सकते हैं कि वो हमारे पास हो जाएगा पार्शियल ई एक्स ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल ई वाई ओवर पार्शियल वाई प्लस पार्शियल ई जी ओवर पार्शियल जी,
और कॉमन ले लिया हमने डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जी ये प्रोडक्ट को। ठीक हो गया। तो इसको जो है वो ये बोलता है कि इसके अंदर जो ये वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं कि ये हमारी बेसिकली डाइवर्जेंस है ई की। ये हमें ये बता रही है कि ई जो है वो कितना डाइवर्ज किया। ई का एक्स वाला पार्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स चेंज कितना आया, वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई चेंज कितना आया ई के अंदर, और जी विद रिस्पेक्ट टू जी चेंज जो है वो कितना आया। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा ई डॉट डी एस जो है दिस इज इक्वल्स टू डाइवर्जेंस ऑफ ई मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जी। और हमें पता है कि तीनों साइड्स अगर मल्टीप्लाई हों तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये हमारे पास वॉल्यूम है। ठीक हो गया। अभी इसके अंदर वो कहता है कि यहाँ तक तो हम पहुँच गए, लेकिन डाइवर्जेंस के लिए एक हमारी जो बहुत बड़ी शर्त थी वो ये थी कि हमारा ये एक पॉइंट फिनोमिना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जिस सरफेस की हम बात कर रहे हैं दिस सरफेस शुड बी सो स्मॉल दैट इट शुड अप्रोच टू ज़ीरो। या जिस वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं जिसकी जो हमने ये चेंज लिया था दिस शुड बी सो स्मॉल दैट इट्स वॉल्यूम शुड अप्रोच ज़ीरो। तो वो कहता है कि अगर मैं एक्चुअल डाइवर्जेंस की इक्वेशन निकालना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर जो है वो मेरे पास होगा लिमिट डेल्टा वी अप्रोचेज टू ज़ीरो, इतना छोटा हो कि एक पॉइंट बन जाए, और क्या होगा ई डॉट डी एस डिवाइडेड बाई, ये हमने इधर से निकाला। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी एक्सप्रेशन डाइवर्जेंस की जो है वो हमारे पास आ गई। अब डाइवर्जेंस फाइंड करने के हमारे पास दो मेथड हो गए। एक तो ये हो गया कि हम पार्शियल लें और उसको ई एक्स ई के वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, और सेकेंडली अगर हम ये नहीं कर सकते तो फिर ई डॉट डी एस निकालें जैसे हमने इस पूरे केस में किया। ई डॉट डी एस किया और उसको उसके वॉल्यूम से डिवाइड किया तो जो रिज़ल्ट निकलेगा वो हमारे पास क्या है, उसकी डाइवर्जेंस होगी। ये दूसरा अगर आप इसको देखो तो आपको पता है कि ये दो वेक्टर हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं, और ये एज ए रिज़ल्ट एक जो ये जवाब अंदर आपको नज़र आ रहा है ना, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। तो कौन से ऐसे दो वेक्टर्स हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें और किस तरह से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ये जवाब आ जाए। तो एक वेक्टर था जिसको हमने नेबला बोला था। ठीक है। नेबला वेक्टर क्या था, एक्स हैट पार्शियल बाय पार्शियल एक्स प्लस वाई हैट पार्शियल बाय पार्शियल वाई प्लस जी हैट पार्शियल बाय पार्शियल जी। ये हमारे पास एक वेक्टर था। इसका अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले लें ई वेक्टर के साथ, ई जो था वो हमारा एक्स हैट ई एक्स प्लस वाई हैट ई वाई प्लस जी हैट ई जी था। अगर हम इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लें तो जवाब हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, वो कहता है हम डाइवर्जेंस को इस तरह से भी लिख सकते हैं, नेबला डॉट ई। अगर आपको कहीं ये लिखा हुआ नज़र आए तो आप समझ जाओ कि दिस इज़ the concept of divergence that he is talking about right here when he writes nebula dot e। तो nebula dot e का मतलब जो है वो आपको यहाँ पे देखते ही पता लग जाना चाहिए कि आप डाइवर्जेंस की बात कर रहे हो। ठीक हो गया। तो ये हमने इक्वेशन जो है डाइवर्जेंस की एक्चुअली वो हमने ड्रॉ कर ली। तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस का पता लग गया, नेगेटिव डाइवर्जेंस का पता लग गया, और ज़ीरो का पता लग गया। डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है दिस कैन ओनली वर्क ऑन वेक्टर क्वांटिटी। हमें पता है कि डाइवर्जेंस जो है, हमने स्टार्ट में ही कहा कि डाइवर्जेंस जो है वो डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड है। अब आपको देख के भी अंदाज़ा हो रहा है कि आप नेबला डॉट ई कर रहे हो। अगर आप यहाँ पे एक स्केलर क्वांटिटी रखोगे तो डॉट प्रोडक्ट जो है वो डिफाइंड नहीं होगी। इसलिए कि ये जो डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट है ये यहाँ से भी प्रूफ होता है कि दिस ऑलवेज विल अप्लाई ऑन ए वेक्टर फील्ड, और जो जवाब मिलेगा हमें वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा, जो डाइवर्जेंस की वैल्यू होगी वो एक स्केलर होगा। ठीक हो गया। तो जो डाइवर्जेंस है ये प्रॉपर्टी, इसकी एक मेन प्रॉपर्टी है जिसको ये फॉलो करती है, उसको हम कहते हैं वो हमारे पास नेबला डॉट, अगर दो फील्ड्स हों हमारे पास E1 प्लस E2, तो हम कह सकते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ E1 प्लस डाइवर्जेंस ऑफ E2 ये दोनों इस तरह से बराबर है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये एक वेक्टर प्रोडक्ट, ये एक डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव को ओबे करता था, इसलिए ये भी जो डाइवर्जेंस है हमारी ये भी जो है इसको ओबे करती है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो डाइवर्जेंस से रिलेटेड एक एग्जांपल जो है उसको देख लेंगे।
और फर्दर जो है फिर उसी लेक्चर के अंदर हम कर्ल की तरफ मूव करेंगे, जो एक तीसरा कॉन्सेप्ट है जो अ, एक वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर ही अप्लाई होता है, लेकिन उसका जो रिजल्टेंट होगा वो एक स्केलर क्वांटिटी नहीं होगा बल्कि एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, तो दिस इज़ इट फॉर टुडे। अगर किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन है तो यू आर वेलकम टू आस्क ऑल ऑफ योर क्यूरीज इन योर इंटरेक्टिव सेशन। थैंक यू सो मच।